वेलकम टू ब्लैक रिकैप। आज की हमारी मूवी का नाम आप खुद ही देख लीजिए। आज की एक्सप्लेनेशन में भर भर के थ्रिल और राज छुपे हुए हैं। इस मूवी में शुरुआत में थोड़ा बहुत पेशेंस रखना होगा, लेकिन बाद में ये कहानी आपको कई शॉक्स और सरप्राइजेस से भर देगी और आप आखिर में कहोगे वाह क्या मूवी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम साल 1977 का सीन देखते हैं, जहां आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में किसी का बेरहमी से मर्डर हो जाता है और पास की तिजोरी से सारी कीमती चीजें गायब। उसी रात हम एक कार को भी देखते हैं, जिसमें एक आदमी काफी डरा हुआ और घबराया हुआ बैठा है और उसके कपड़ों पे खून के निशान हैं। अब वो अपने घर जाता है और कपड़े बदल लेता है। दूसरी तरफ हम अगले सीन में उसकी कार को जलते हुए देखते हैं। अब ये केस इंस्पेक्टर मुतन्ना को सौंपा जाता है। अब कई सालों बाद अब हम अगले सीन में हम इंस्पेक्टर श्याम को देखते हैं, जो कि एक ट्रैफिक पुलिस है, जिसे अपनी ट्रैफिक पुलिस की जॉब की वजह से शादी के लिए कई लड़कियां मना कर चुकी हैं। बेचारा अपनी इस नौकरी से परेशान क्राइम ब्रांच में नौकरी चाहता है, जिसके लिए वह बार बार अपने सीनियर से रिक्वेस्ट करता है, लेकिन उसके सीनियर उसकी बात को हर बार अनसुना कर देते हैं। इधर दूसरी तरफ हम शहर के बीचों बीच एक मेट्रो लाइन की खुदाई का सीन देखते हैं, जहां एक छोटा बच्चा अपनी बॉल से खेल रहा होता है। पास में उसकी माँ खाना बना रही होती है। तभी उस बच्चे की बॉल एक गड्ढे में गिर जाती है। वो बच्चा अपनी बॉल लेने के लिए नीचे उतर जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसकी माँ अपने बच्चे को देखती है, ये क्या, वो उसे देखते ही डर के मारे चीख पड़ती है। असल में वो बच्चा एक कंकाल की मुंडी के साथ खेल रहा होता है, जो उसे वहाँ मिट्टी में दबी हुई मिली। थोड़ी ही देर में पुलिस और फोरेंसिक टीम वहाँ आ जाती है, जहाँ उन्हें और भी कंकाल के टुकड़े मिलते हैं। शोर सुनने पे उधर श्याम भी आ जाता है और वो पूरा मामला समझ जाता है, जिसपे वो अपने सीनियर को फोन करता है और इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में दिलचस्पी दिखाता है। इस पे वो सीनियर हमेशा की तरह श्याम को डांट देता है और कहता है कि अपने काम पे ध्यान दो। इधर इस केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर श्याम को कहता है कि शहर में ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है, जाओ उस पे ध्यान दो। श्याम मन मार के वहाँ से चले जाता है, लेकिन उसे रात भर नींद नहीं आती। उसके दिमाग में अभी भी वो केस चल रहा होता है। आधी रात को श्याम जबरदस्ती फिर से उस जगह पहुंच जाता है और अपने लेवल पे इस केस की छानबीन करने लगता है। तभी वो वहां कुमार नाम के प्रेस रिपोर्टर को देखता है। वो भी आधी रात को उसी केस के सिलसिले में छानबीन करने आया था। यहाँ श्याम उससे कहता है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, तुम यहाँ आधी रात को क्या कर रहे हो, चलो अपना ID कार्ड दिखाओ। इस पे वो रिपोर्टर श्याम को अपना ID कार्ड दिखाता है और ये भी बताता है कि मैं एक लॉकअप न्यूज़ नाम का अखबार चलाता हूँ। मुझे पता लगा कि यहाँ पुलिस को इंसान की कुछ हड्डियाँ मिली, तो उसकी रिपोर्टिंग करने आ गया। लेकिन श्याम यहाँ उसका ID कार्ड रख लेता है और कहता है कि कल सुबह स्टेशन आके ले जाना। अगली सुबह कुमार श्याम से कहता है कि मुझे अगर पता होता कि आप खाकी वर्दी वाले नहीं बल्कि सफ़ेद वर्दी वाले ट्रैफिक पुलिस हो, तो मैं कभी भी आपको अपना ID कार्ड नहीं दिखाता। इस पे श्याम गुस्से में उसका ID कार्ड हमेशा के लिए रख लेता है। अब यहाँ कुमार भी ताव दिखाते हुए कहता है कि ठीक है, रख लो मेरा ID कार्ड, लेकिन कल का न्यूज़पेपर पढ़ना मत भूलना। अगले दिन शाम का सीनियर उसे पुलिस स्टेशन बुलाता है, जहाँ वो शाम को लॉकअप न्यूज़पेपर दिखाते हुए कहता है कि तुम्हें इन्वेस्टिगेशन करने की परमिशन किसने दी। वो तो अच्छा हुआ कि ये न्यूज़पेपर ज़्यादा फेमस नहीं है, नहीं तो तुम्हारे लिए आज मुसीबत खड़ी हो जाती। अब ये मेरी तरफ से तुम्हें लास्ट वार्निंग है। ये बहुत बेकार केस है जिसमें कुछ भी नहीं हाथ लगेगा, इसलिए इसे भूल जाओ। असल में कुमार ने श्याम के बारे में अपने न्यूज़पेपर में छाप दिया था कि कैसे एक ट्रैफिक पुलिस इस केस को सॉल्व कर रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ गुंडे कुमार को धमकाने आए हैं। असल में कुमार ने इनसे पैसे उधार ले रखे हैं और बार बार टाइम देने पर भी कुमार इनके पैसे इन्हें वापस नहीं लौटा पाया। अब कुमार हर बार की तरह इनसे थोड़ी और मोहलत मांगता है, लेकिन इस बार ये लोग कुमार की उंगलियां तोड़ देते हैं और उसे 10 दिन की मोहलत दे देते हैं, ये कह के कि अगर अगली बार पैसा नहीं लौटाया तो इससे भी बुरा होगा। अब श्याम फिर से कुमार से मिलता है। यहाँ श्याम उससे पूछता है कि हाथ में चोट कैसे लगी। इस पे कुमार कहता है कि किसी आदमी ने मुझे कई सालों पहले धोखा दे दिया था, जिसके चलते मुझे मजबूरी में ये न्यूज़पेपर चलाना पड़ा, जिसे कोई नहीं पढ़ता। इसलिए पैसों की तंगी के कारण मैंने कुछ लोगों से बहुत सारा उधार ले लिया था, जो मैं टाइम पे उन्हें लौटा नहीं पाया, इसलिए उन्होंने मेरा ये हाल किया है। हालांकि श्याम यहाँ कुमार से उस केस के सिलसिले में मिलने आया था,
लेकिन कुमार अपनी बातें बताते बताते इतनी शराब पी लेता है कि श्याम को उसे घर छोड़ना पड़ता है, जहां रास्ते में कुमार जबरदस्ती गाड़ी रुकवाता है और नशे की हालत में किसी नेता की फोटो के आगे उसे भर भर के गालियां देता है। यहाँ कुमार नेता की फोटो को कहता है कि तुम दुनिया के सामने कितने भी बड़े बन जाओ, लेकिन तुम्हारी असली सच्चाई मैं ही जानता हूँ। थूक। अब श्याम उसे यूं बड़बड़ाता देख वहां से ले जाता है। अगले दिन श्याम अपने सीनियर के पीठ पीछे इस केस को सॉल्व करना शुरू कर देता है। वो सबसे पहले फोरेंसिक टीम से मिलता है, जहां उसे पता चलता है कि उस खुदाई में 3 अलग अलग लोगों की हड्डियां मिली है, जिसमें एक हड्डी किसी आदमी की है जिसकी उम्र करीब 30 से 32 साल रही होगी। दूसरी हड्डी किसी लेडी की है जिसकी उम्र करीब 28 से 29 साल रही होगी, और तीसरी किसी छोटी लड़की की है जिसकी उम्र करीब 8 से 9 साल रही होगी। यहाँ डॉक्टर कहती है कि इन हड्डियों के टुकड़ों का इस तरह से बिखरा होना साफ साफ मर्डर की तरफ इशारा करता है। अब यहाँ श्याम को ये भी पता लगता है कि इन सभी को करीब 40 साल पहले वहाँ दफनाया गया होगा। अब श्याम दिन भर उस केस के ख्यालों में खोया रहता है। इसी के चलते एक शाम ट्रैफिक कांस्टेबल रंगप्पा श्याम को कहता है कि सर, आप आजकल किन ख्यालों में खोए रहते हो। यहाँ श्याम कहता है कि उन्हीं हड्डियों के ख्यालों में जो मेट्रो लाइन के नीचे मिले हैं। इस पे रंगप्पा कहता है कि सर, इसमें कोई नई बात नहीं कि मेट्रो लाइन के नीचे ये हड्डियां दबी हुई मिली, क्योंकि 30-40 साल पहले वहाँ एक बड़ी सी झील हुआ करती थी। वहाँ तो ऐसे कई लाशों के सबूत पिछले कई सालों से मिलते आ रहे हैं। अब कौन उन पुराने केसेस के चक्करों में पड़ेगा। अब श्याम को यहाँ पहला क्लू मिल जाता है। अब वो सरकारी दफ्तर में जाके 40 साल पहले के सारे अनसुलझे मर्डर केसेस की फाइल खंगालता है, जहाँ कई घंटों तक कई मर्डर केसेस के फाइल को वो स्टडी करता है, जहाँ हर केसेस के सभी कैरेक्टर्स उसकी आंखों के सामने दौड़ने लगते हैं। इसी बीच उसके हाथ एक मिसिंग फाइल लगती है, जिसमें फोरेंसिक रिपोर्ट की तरह 3 लोग गायब हुए थे। एक आदमी जिसकी उम्र 30 से 32 साल थी, एक लेडी जिसकी उम्र 28 से 29 साल और एक छोटी बच्ची जिसकी उम्र 8 से 9 साल थी। अब श्याम को ये बात समझने में देर नहीं लगती कि ये उन्हीं लोगों की फाइल है जिनके कंकाल मेट्रो लाइन के नीचे मिले। आपको याद है कि कहानी की शुरुआत में हमने साल 1977 में इस आदमी को देखा था। असल में इसका नाम गुरुदास नायडू था। ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में काम करता था, और यही वो आदमी था जिसकी उम्र 30 से 32 थी और जिसकी हड्डियां वहां मिली। साथ में वो लेडी गुरुदास नायडू की बीवी विजय लक्ष्मी नायडू थी, और वो छोटी लड़की उनकी बेटी वैदेही नायडू थी। और यहाँ श्याम को पता लगता है कि इस केस को मुतुन्ना नाम का एक पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहा था। अब श्याम कुमार से मिलने उसके घर जाता है, ताकि वो 40 साल पहले के पुलिस इंस्पेक्टर मुतुन्ना के बारे में पता कर सके। यहाँ कुमार की बेटी प्रिया कहती है कि पापा अभी घर आते ही होंगे, क्या उन्होंने आपसे भी कोई पैसे उधार लिए हैं। इस पे श्याम कहता है, रिलैक्स, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो यहाँ उनसे किसी केस के सिलसिले में मिलने आया हूँ। तभी कुमार वहाँ आ जाता है। यहाँ श्याम उससे मुतुन्ना के बारे में पूछता है, जिसपे कुमार कहता है कि पहले आप मुझे इस केस की इम्पोर्टेंट डिटेल्स दो, ताकि मैं उसे अपने अखबार में छाप के इसकी बिक्री बढ़ा सकूं। इस पे श्याम वहाँ से चले जाता है। अब वो दिन भर नायडू फैमिली की डिटेल्स जानने में लगा रहता है, जहाँ उसे नायडू फैमिली से जुड़े हुए लोगों का स्टेटमेंट मिलता है। उस साल फरवरी 25 को बेंगलोर के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में सुरेश नाम की एक एम्प्लॉय की हत्या हो जाती है और तिजोरी का सारा खजाना लूट लिया जाता है। सबसे पहले हम के गणपति नाम के आदमी का स्टेटमेंट देखते हैं। ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का सबसे हायर ऑफिसर था और हैदराबाद डिपार्टमेंट में काम करता था। यहाँ हमें पता लगता है कि विजयनगर एम्पायर की खुदाई में नायडू और उसकी टीम को कई लाखों का खजाना मिला, जो कि सरकार की संपत्ति थी। लेकिन नायडू ने उस खजाने को पॉलिटिकल सिचुएशन खराब होने का हवाला देते हुए हैदराबाद ब्रांच में शिफ्ट करने में काफी देरी कर दी। उधर घटना की अगली सुबह सुरेश की डेड बॉडी को सबसे पहले नायडू के पियोन सेबेस्टियन ने देखा और बाकियों को खबर किया। लेकिन श्याम के मन में अभी भी ये सवाल था कि एक मामूली एम्प्लॉय सुरेश को ही क्यों मारा गया। जहां हमें पता चलता है कि जिस लॉकर में खजाना रखा गया था, उसके चाबी रखने की जिम्मेदारी सुरेश को दी गई थी। घटना के बाद से ही उस डिपार्टमेंट का हेड गुरुदास नायडू अपने परिवार के साथ गायब था, जहां उसकी कार बेंगलोर से 40 किलोमीटर दूर
एक सुनसान जंगल में जली हुई मिली और जिस वेपन से सुरेश को मारा गया था वो भी गुरुदास नायडू के कार में मिली। नायडू की मिसिंग के बाद उसके नौकरों से पूछताछ की गई, जहां नायडू के यहाँ काम करने वाली मेड चिकम्मा ने बताया कि जब वो सुबह कॉफी लेके साहब के पास गई तो वो और उनका पूरा परिवार ही घर से गायब था। तो उधर नायडू का दूसरा मेड बबलू को भी कोई आइडिया नहीं था। नायडू का पर्सनल ड्राइवर फर्नांडिस कहता है कि घटना वाली रात साहब ने मुझे कहा कि मैं घर चले जाऊं, उन्हें आज घर जाने में देर हो जाएगी, इसलिए वो खुद ड्राइविंग करके घर जाएंगे, इसलिए मैं घर चला गया। उस वक्त सिर्फ 2 ही लोग पूरे ऑफिस में बचे हुए थे, सुरेश और नायडू सर। अब सबसे आखिरी गवाह नायडू के घर का गार्ड मोहन स्वामी कहता है कि उस दिन गाड़ी नायडू सर खुद चला के लाए थे और उनके कपड़ों पे खून के धब्बे लगे हुए थे। वो सीधा घर में घुस के अंदर से गेट लॉक कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में उस घर की लाइट चली जाती है। जब मैं ये देखने के लिए गया कि आखिर मामला क्या है, तभी किसी ने पीछे से मेरे सिर पे डंडा मार दिया और मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। ये सब जानने और समझने के बाद श्याम इस कंक्लूजन पे आता है कि असल में नायडू ही वो गुनहगार है जिसने सुरेश को मारा और फिर अपने परिवार के साथ सारा खजाना लेके वहां से भाग निकला। लेकिन अगर ऐसा है तो गार्ड को पीछे से सिर पे डंडा किसने मारा, जहां ये पता चलता है कि हो ना हो इस क्राइम में नायडू का कोई पार्टनर भी था, जिसने हो सकता है बाद में नायडू को भी धोखा देके परिवार सहित मार दिया और सारा खजाना लूट लिया हो। अब श्याम सोचता है कि नायडू के इस लालच के चक्कर में बेचारी उसकी बेटी वैदेही भी मारी गई। अब श्याम नायडू के उस पार्टनर के बारे में तहकीकात शुरू कर देता है, जो नायडू से भी बड़ा लालची और खतरनाक था। कौन है आखिर जो इन सभी में झूठ बोल रहा है? अगले सीन में कुमार श्याम को इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मुतुन्ना का एड्रेस दे देता है। अब श्याम रात को मुतुन्ना के घर पहुंचता है, जहां बाहर ताला लगा था। अब वो चुपके से दीवार फांद के मुतुन्ना के गार्डन में एंटर करता है। तभी अचानक से वहां गोली चलती है और श्याम घबरा जाता है। तभी वो नोटिस करता है कि एक पालतू कुत्ता उसके पीछे पड़ा है। वो भागना शुरू कर देता है और थोड़ी ही देर बाद नीचे गिर पड़ता है। तभी वो अपने सामने मुतुन्ना को बंदूक लिए खड़ा देखता है और श्याम शौक के मारे बेहोश हो जाता है। जब उसको होश आता है तब वो मुतुन्ना के घर के अंदर लेटा होता है। यहाँ मुतुन्ना नशे में पूरी तरह से धुत होता है। इसी बीच श्याम अब नायडू की केस की बात छेड़ देता है। इस केस के बारे में सुनते ही उसे अपनी मरी हुई बीवी और बेटी याद आने लगती है, जिसपे अब वो गुस्से में श्याम को घर से भगा देता है, ये कह के कि उसे अब इस केस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब श्याम हर रोज मुतुन्ना के घर उस केस से जुड़े फोटोज छोड़ जाता है, ताकि उन फोटोज को देख के मुतुन्ना का दिल पिघल जाए और वो उसकी मदद कर सके। लेकिन काफी दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। मुतुन्ना हमेशा की तरह शराब में डूबा रहता है और इस केस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता। अब एक रात मुतुन्ना श्याम को फोटो रखते हुए देख लेता है और उसे बंदूक की नोक पे धमकी देता है कि आज के बाद तुमने यहाँ कदम रखा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इस पर श्याम गुस्से में कहता है कि ठीक है, आज के बाद मैं यहाँ नहीं आऊंगा। आप एक बहुत बड़े कायर आदमी हो जो सिर्फ शराब के नशे में डूबा रहता है। इस केस में एक छोटी बच्ची तक मारी गई, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। थू है ऐसी जिंदगी पर। इस बार ये सब बातें मुतुन्ना को सोने नहीं देती और उसे अपनी बीवी की बातें याद आने लगती है और कहीं न कहीं मुतुन्ना के अंदर का सोया पुलिस वाला जाग जाता है। अगले दिन वो श्याम से मिलने जाता है ताकि उसकी इस केस में मदद कर सके। यहाँ वो कहता है कि श्याम, फाइल्स पढ़ के तुम्हें जरूर ऐसा लगा होगा कि नायडू ने खजाने के लिए सुरेश को मारा और बाद में उसके क्राइम पार्टनर ने उसे भी धोखे से मार के सारा खजाना लूट लिया, जबकि ये सच नहीं है। नायडू तो शुरुआत से ही निर्दोष था। वो एक ईमानदार आदमी था। कोई और ही है जिसने सुरेश को मारा और उसी ने सारा खजाना लूटा और बाद में उसी ने नायडू और उसके परिवार को भी मारा। अब यहाँ मुतुन्ना बताता है कि उस केस की तहकीकात के दौरान मुझे नायडू के घर पे एक डॉक्टर की पर्ची मिली और कई सालों बाद उसी डॉक्टर की हैंडराइटिंग वाली मुझे दूसरी पर्ची एक हॉस्पिटल में मिली, जहां जांच करने पे मुझे पता लगा कि उस दिन रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया था, जिसपे नायडू ने उस आदमी को घायल हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया और उसकी जान बचाई, जिसके चलते उसके कपड़ों पे खून लगा हुआ था। अब ये सब बता के मुतुन्ना घर वापस जाने लगता है। इस पे श्याम कहता है कि सर, आपने अभी भी पी रखी है, चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। जहाँ रास्ते में मुतुन्ना बताता है कि असल में इस केस की तहकीकात के दौरान
मैंने अपनी बीवी और एक प्यारी सी बेटी को रोड एक्सीडेंट में खो दिया। इसके बाद से ही मैं पूरी तरह से टूट गया और इस केस को छोड़ शराब में पूरी तरह से डूब गया। अब अगले दिन शाम को कुमार का फोन आता है कि उसे इस केस से जुड़ी एक इम्पोर्टेंट बात पता चली है जो वो मिलके ही बताएगा। अब श्याम कुमार के प्रेस में जाता है, लेकिन कुमार वहां से गायब होता है। इस पे श्याम उसके घर पे जाता है, जहां कुमार की बेटी प्रिया बताती है कि पिताजी कल से ही घर नहीं लौटे और उनका फोन भी स्विच ऑफ है। यहाँ श्याम पूछता है कि क्या तुमने अपने पिता में कोई बदलाव देखा था। इस पे प्रिया कहती है कि इस केस के सिलसिले में वो एक्ट्रेस माधुरी का इंटरव्यू लेना चाहते थे। उनके हिसाब से एक्ट्रेस माधुरी का इस केस से बहुत बड़ा कनेक्शन है। अब श्याम एक्ट्रेस माधुरी से मिलने शूटिंग साइट पे जाता है, लेकिन वो बिजी होने की वजह से श्याम को टाइम नहीं दे पाती। इस पे श्याम माधुरी के असिस्टेंट को अपना नंबर देके चला जाता है। अब रात को श्याम पूछताछ के लिए माधुरी के घर पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही श्याम नायडू केस की बात छेड़ता है, ऐसा लगता है मानो माधुरी इस केस में इंटरेस्टेड है ही नहीं। वो श्याम को सीड्यूस करने लगती है। इस पे श्याम वहां से चले जाता है। दूसरी तरफ हम कुमार को देखते हैं, जो कर्जदारों से छुपता फिर रहा था। तभी वो आधी रात को अपने दोस्त गुरु को फोन करता है। गुरु भी कुमार की तरह एक रिपोर्टर था किसी दूसरे बड़े चैनल में। यहाँ कुमार कहता है कि गुरु, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है, और उसे किसी पॉइंट पे मिलने बुला लेता है। लेकिन कुमार उधर उससे मिलने जाता उससे पहले ही वो गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। इधर दूसरी तरफ गुरु कुमार का वेट करता रह जाता है, लेकिन कुमार नहीं आता। अगले दिन हम कुमार को हॉस्पिटल में देखते हैं। शायद कल रात उसे उन गुंडों ने कर्जा वापस न करने पर खूब मारा। इधर प्रिया अपने पिता की ये हालत देख के रोने लगती है, जिस पे श्याम उसे चुप कराता है। अगले सीन में श्याम टीवी पे देखता है कि असल में एक्ट्रेस माधुरी का कल रात किसी ने बेरहमी से मर्डर कर दिया। ये सुनते ही श्याम शॉक हो जाता है, क्योंकि श्याम भी तो उससे कल रात ही मिलके आया था, तो उसके जाने के बाद ऐसा क्या हो गया। अगले सीन में श्याम फिर से नायडू केस की फोटोज को वेरीफाई करता है, जहां वो चोरी हुए सोने में एक नेकलेस को देखता है। ठीक उसी नेकलेस को श्याम ने कहीं और भी देखा था, लेकिन कहाँ। तभी उसे याद आता है कि जब वो माधुरी के घर गया था तो एक फोटो में माधुरी ने उसी नेकलेस को पहना था। अब वो मुतुन्ना को मिलके सारी बातें बता देता है कि कैसे माधुरी इस केस से जुड़ी हुई थी। अब ये दोनों उस रात फिर से माधुरी के घर जाते हैं ताकि और सबूत ढूंढ सके, जहां वो माधुरी की वो नेकलेस वाली फोटो को फिर से वेरीफाई करते हैं। इसी बीच श्याम वहां किसी आदमी की आवाज सुनता है, जो उस घर में इन दोनों से पहले से मौजूद था। अब ये दोनों उस आदमी का कार से पीछा करते हैं। काफी देर इधर उधर घुमाने के बाद श्याम और मुतुन्ना आखिरकार उस आदमी के इलाके में पहुंच जाते हैं। यहाँ जैसे ही श्याम उसे पकड़ने जाता है, मुतुन्ना उसे रोक लेता है, ये कह के कि ये आदमी जरूर एक कठपुतली होगा, कोई और ही है जो इसे चला रहा होगा। अगर आज हमने इसे पकड़ लिया तो मेन आदमी हमारे हाथों से निकल जाएगा, इसलिए हम इस पे अभी सिर्फ नजर बनाए रखेंगे ताकि ये खुद ही हमें अपने मालिक तक ले जाए। अब श्याम और मुतुन्ना रात भर कार से उसके घर पे नजर बनाए रखते हैं। अगली सुबह इन्हें पता लगता है कि वो गुंडा एक कार मैकेनिक है। अब ये दोनों फिर से उस गुंडे का अपनी कार से पीछा करते हैं, जहां वो गुंडा एक बड़े से रिसोर्ट में जाता है। ये दोनों भी पीछे पीछे वहां पहुंच जाते हैं। तभी उस रिसोर्ट में मुतुन्ना की नजर एक बड़े से पेड़ पे पड़ती है। तभी उसे याद आता है कि ठीक इसी जगह 40 साल पहले नायडू की कार को जलाया गया था। ये सब सुन के श्याम का तो दिमाग ही हिल जाता है। यहाँ मुतुन्ना कहता है कि इसी जगह पे 40 साल पहले कार का जलना कोई कोइंसिडेंस नहीं, जरूर इस जगह का माधुरी के मर्डर और नायडू केस से कोई गहरा कनेक्शन होगा। हमें ये पता करना होगा कि इस रिसोर्ट का मालिक कौन है। उधर कुमार को होश आ जाता है, लेकिन वो किसी बात को याद करके फूट फूट के रोने लगता है। ऐसा लगता है मानो इसने भी अपने अंदर किसी गहरे राज को दबा के रखा है, जो हमें इस कहानी के लास्ट में पता लगेगा। इधर रिसोर्ट में मुतुन्ना नकली रिपोर्टर बनके वहां के वेटर्स के साथ झगड़ा शुरू कर देता है, जिस बहाने वो इस रिसोर्ट के मालिक के बारे में पता कर सके। तभी उसे पता लगता है कि इस रिसोर्ट के मालिक का नाम मेलूर श्रीनिवास है। इधर श्याम कुमार के होश में आने पे उससे मिलता है और उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि माधुरी का नायडू केस से कोई कनेक्शन है। इस पे कुमार कहता है कि मेरा एक देशपांडे नाम का रिपोर्टर फ्रेंड था, जो अब जिंदा नहीं है। उसने मुझे एक बार बताया था कि नायडू केस में लूटे हुए खजाने में से उस किलर ने एक नेकलेस
एक्ट्रेस माधुरी को दिया था और उस आदमी का नाम मैलूर श्रीनिवास है। तभी उधर मीडिया में मैलूर श्रीनिवास की फोटो आती है और यहाँ हमें पता चलता है कि अभी अभी इलेक्शन जीतकर स्टेट का नया सीएम बना है। अब मुतुन्ना और श्याम की अपनी अलग अलग रिसर्च उन्हें एक ही नाम तक पहुंचाती है, स्टेट का नया सीएम मैलूर श्रीनिवास। अब ये दोनों इस बात को वेरीफाई करने के लिए निकल पड़ते हैं कि असल में ये नायडू केस से कैसे जुड़ा है। अब श्याम मैलूर श्रीनिवास के गांव पहुंचता है जहां उसके सीएम बनने पे चारों तरफ खुशी का माहौल था। यहाँ हमें पता लगता है कि असल में श्रीनिवास काफी गरीबी में रहता था। वहाँ उसे श्रीनिवास से जुड़े कुछ सामान मिलते हैं जिससे ऐसा लगता है मानो वो क्रिश्चियनिटी धर्म से आता हो। अब श्याम मुतुन्ना को फोन करके कहता है कि मैलूर श्रीनिवास क्रिश्चियन है और नायडू के केस में 2 ही क्रिश्चियन थे, गुरुदास नायडू का पियोन सेबेस्टियन और उसका ड्राइवर फर्नांडिस। जरूर इनमें से ही कोई एक आज श्रीनिवास बन के बैठा है। अब इस बात को कंफर्म करने के लिए मुतुन्ना श्रीनिवास की रैली में जाता है जहां वो श्रीनिवास को रियल में देख के समझ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि नायडू का ड्राइवर फर्नांडिस ही है। इधर फर्नांडिस यानी श्रीनिवास मुतुन्ना को भीड़ में देख लेता है और सारा मामला समझ जाता है। अब मुतुन्ना श्याम को कॉल करके ये कंफर्म कर देता है कि फर्नांडिस ही श्रीनिवास है और उसे पता चल गया है कि मैं, कुमार और तुम उसके पीछे लगे हैं। तुम कुमार और अपना ख्याल रखना। तभी मुतुन्ना के घर के बाहर फर्नांडिस के आदमी आ जाते हैं और उसे किडनैप कर लेते हैं। तभी उस अड्डे पे फर्नांडिस उससे मिलने आता है। अब वो मुतुन्ना को मारने से पहले अपनी फ्लैशबैक की स्टोरी सुनाता है। वो कहता है कि मैं बहुत गरीब घर से था और गुरुदास नायडू के यहाँ ड्राइवर था, लेकिन मेरे सपने बहुत बड़े थे। मैं जिंदगी भर सिर्फ ड्राइवर बन के नहीं रहना चाहता था। एक बार जब मैं ड्राइविंग कर रहा था तब पीछे कार में मैंने नायडू और सुरेश की खजाने वाली बात सुन ली। उसके बाद मैंने नायडू के जाने के बाद अकेले ऑफिस में सुरेश की हत्या कर दी और वहाँ का सारा खजाना लूट लिया। मुझे पता था कि आज नहीं तो कल पुलिस मेरे पीछे आएगी, इसलिए मैंने ऐसा प्लान बनाया जिसमें मैंने नायडू फैमिली के खाने में जहर मिला के उन्हें मार दिया और झील में फेंक दिया और उसकी कार को भी इस तरह से जलाया ताकि सभी का शक नायडू पे जाए और वो तो कभी मिलने वाला था ही नहीं और मैं हमेशा के लिए आजाद हो गया। अब यहाँ फर्नांडिस एक और बड़े राज का खुलासा करता है। वो कहता है कि ये सब मैं अकेले नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने नायडू से जुड़े लोगों में ऐसे आदमी को ढूंढा जो मेरी तरह बड़ा बनना चाहता था और वो था नायडू का मेड बबलू। हालांकि बबलू एक अच्छा आदमी था, लेकिन मैंने उसे बड़े बड़े सपने दिखाए जिसके तहत उसे नायडू फैमिली के खाने में बेहोशी की दवा मिलानी थी। उसके बाद हम घर का सारा माल लूट के भाग जाते। मेरे कहने पे बबलू ने ठीक वैसा ही किया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मेरे तो अलग ही प्लानिंग थे जिसके तहत उसने जो बेहोशी की दवा नायडू फैमिली के खाने में मिलाई वो असल में जहर था। उन सभी के मरने के बाद बबलू मेरा दिया धोखा समझ गया, लेकिन मैंने उसे धमकी दी कि अगर उसने अपना मुंह खोला तो उल्टा वो ही फंस जाएगा, क्योंकि आखिरकार खाने में मिलाया तो उसने ही था। और इस तरह मैंने नायडू फैमिली, सुरेश और बबलू सभी को अपने तरीके से साइड करके सारा खजाना लेके एक नई जिंदगी शुरू की और देखो आज मैं कहाँ पे पहुँच गया। उधर बबलू के सपने उस इंसिडेंट के बाद खत्म से हो गए। वो एक पछतावे की जिंदगी जीने लगा। गरीब तो वो था ही, ऊपर से उसने बहुत सारे लोगों से कर्जा भी ले लिया और अब वो उन लोगों से छुपता फिर रहा है और एक बेकार का न्यूज़पेपर चलाता है जिसका नाम लॉकअप न्यूज है। और यहाँ हमें पता चलता है कि असल में बबलू और कोई नहीं, कुमार ही है। आपको याद है कहानी की शुरुआत में कुमार नशे की हालत में एक नेता की फोटो को गालियां दे रहा था। असल में वो फर्नांडिस की फोटो थी और हॉस्पिटल में होश आने पे वो फूट फूट के रो रहा था, वो भी इसीलिए। इधर श्याम इन सब बातों से अनजान कुमार और प्रिया को एक ऑर्फनेज में छुपा देता है ताकि फर्नांडिस इसे ढूंढ न सके, और वो प्रिया को वादा भी करता है कि वो कुमार को कुछ भी नहीं होने देगा। इधर फर्नांडिस का आदमी मुतुन्ना को खत्म करने के लिए उस पर गोली चलाता है। तभी वहाँ पीछे से श्याम एंड मौके पे आ जाता है और अब श्याम और उस गुंडे में हाथापाई शुरू हो जाती है और श्याम आखिर में उस गुंडे को मार डालता है। अब वो घायल मुतुन्ना को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो जाती है। उनकी मौत पे श्याम टूट सा जाता है। अब वो अपना सारा दुख प्रिया के सामने निकालता है। यहाँ ऐसा लगता है मानो मन ही मन ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हों। इसी बीच श्याम इस केस की और छानबीन जारी रखता है, जिसके चलते वो कुमार के प्रेस ऑफिस में पहुंच जाता है, जहां उसे एक पुरानी घड़ी मिलती है
इस घड़ी के पीछे गुरुदास नायडू और बबलू का नाम लिखा होता है। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि एक बार नायडू ने बबलू को ये घड़ी बर्थडे गिफ्ट के तौर पे दी थी। अब श्याम को भी ये बात समझ आ जाती है कि बबलू और कुमार एक ही आदमी हैं। वो सीधा कुमार को मारने पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ प्रिया भी होती है, इसलिए वो रुक जाता है। इधर अब सारी सच्चाई जानने पर श्याम सीएम श्रीनिवास के कॉन्फ्रेंस में जाता है, जहाँ वो बंदूक की नोक पे उसके साथ एक डील करता है। यहाँ श्याम उसे कहता है कि तुम जिस कुमार को इतने दिन से ढूंढ रहे हो, मैं उसे तुम्हारे लिए मार दूंगा। मुझे तुम्हारी सच्चाई से कोई लेना देना नहीं, बदले में तुम बस मुझे क्राइम ब्रांच में जॉब दिलवा दो। श्रीनिवास को भी ये फायदे का सौदा लगता है और वो इस डील के लिए हाँ कर देता है। इधर श्याम कुमार को बहाने से एक सुनसान रोड पे ले जाता है और गन पॉइंट पे उसे अपना जुर्म कबूल करने को कहता है। अब श्याम अपने मोबाइल से उसकी गवाही रिकॉर्ड कर लेता है, जहां कुमार बताता है कि वही बबलू है। वो शुरुआत से ही इस केस में जुड़ा था ताकि वो फर्नांडिस को एक्सपोज करके उस धोखे का बदला ले ले, लेकिन उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो खुद भी एक्सपोज हो जाएगा। अब श्याम डील के मुताबिक कुमार को शूट कर देता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि श्याम मुतुन्ना के घर के बाहर उदास बैठा है और उसे मुतुन्ना की बातें याद आ रही हैं कि श्याम कोई भी पुलिस यूनिफॉर्म छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन तुम सच में क्राइम डिपार्टमेंट के लिए ही बने हो। मेरी इच्छा है कि तुम जल्द ही क्राइम डिपार्टमेंट के लिए काम करो। शायद इसीलिए श्याम ने श्रीनिवास से डील की ताकि उसे आसानी से क्राइम डिपार्टमेंट मिल जाए। अगले सीन में हम देखते हैं कि श्रीनिवास के सीएम बनने की खुशी में एक सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज किया जाता है, जहां भाषण शुरू करने से पहले श्रीनिवास गिर पड़ता है और थोड़ी ही देर में वहीं तड़प के मर जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि असल में श्याम ने प्रिया के खातिर कुमार को नहीं मारा, वो तो जिंदा है। उल्टा श्याम ने कुमार के साथ मिलके एक साजिश रची, जिसके तहत कुमार ने श्रीनिवास यानी फर्नांडिस के जूस में जहर मिला दिया था, ठीक जैसे 40 साल पहले कुमार यानी बबलू ने अनजाने में नायडू फैमिली के खाने में जहर मिला दिया था। इसी के चलते अब फर्नांडिस अपने भाषण से ठीक पहले उस जूस को पीने की वजह से ऑन द स्पॉट मर जाता है। अब अगले सीन में हम श्याम और कुमार को देखते हैं। कुमार अब इस पछतावे की जिंदगी को और नहीं जीना चाहता था, इसलिए उसने भी वो जहर पी लिया था, जिसके चलते उसकी भी मौत हो जाती है। मरते वक्त कुमार की आंखों के सामने पहले गुरुदास नायडू की अच्छी बातें याद आती है और फिर उसे अपनी बेटी प्रिया की हंसती हुई शक्ल याद आती है और इसके साथ ही वो वहीं पे अपना दम तोड़ देता है। अब अगले सीन में श्याम प्रिया को सारी बातें बता देता है। इस पे प्रिया खूब रोती है। इधर दूसरी तरफ श्याम को उसके पिता का फोन आता है, जहां वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक और लड़की देखी है, जाओ उसे मिल लो। लेकिन इस बार श्याम उन्हें मना कर देता है, ये कह के कि उसे अब एक अच्छी लड़की मिल गई है और वो और कोई नहीं प्रिया ही है। अब हमें यहाँ इस कहानी का सबसे बड़ा खुलासा मिलता है। यहाँ हम श्याम के पिता के हाथ पर एक टैटू देखते हैं। ठीक यही टैटू उस आदमी के हाथ पर भी था जिसे नायडू ने उस एक्सीडेंट वाले दिन बचाया था और जिसके चलते उसके कपड़ों पे खून के धब्बे लगे थे, जिससे हमें ये पता चलता है कि गुरुदास नायडू ने असल में श्याम के पिता को ही उस दिन एक नई जिंदगी दी थी। और अब कहानी के लास्ट सीन में फाइनली श्याम को खाकी वर्दी पहनने को मिल जाती है और यहीं पे हमारी कहानी होती है खत्म। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कोई इशू लगा तो कमेंट करके फीडबैक दीजिए, एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।